नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अकाउंटेंट से पहले मैं असिस्टेंट वर्कशॉप था 2019 की वाली वैकेंसी में। उसके बाद मैं अकाउंटेंट यानी AJEE 2023 में ज्वाइन किया। तो ग्रुप डी के बारे में भी मैं नॉलेज रखता हूं और जो अकाउंट्स फिलहाल अकाउंट्स के बारे में भी नॉलेज रखता हूं। तो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा आज की वीडियो में कि असिस्टेंट लोको सेड जो इलेक्ट्रिकल और डीजल का है, तो वहाँ कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, कैसे आपको कार्य करना पड़ता है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, वर्क प्रोफाइल डिटेल में इस वीडियो की हम जानने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़कर आप रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो ग्रुप डी हो, NTPC हो, टेक्नीशियन हो, सभी जॉब की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में असिस्टेंट लोको सेड डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों को एक साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या कार्य रहते हैं, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रेनिंग कहाँ होगी, ड्यूटी टाइमिंग क्या है, पोस्टिंग कहाँ होगी, फिर वर्कलोड या जॉब प्रोफाइल कितना है और प्रमोशन कितना होने वाला है इस पोस्ट पर, सैलरी और अलाउंसेस कौन कौन से मिलने वाले हैं, लीव और ट्रांसफर के क्या रूल है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है, मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे, फीमेल के लिए ये पोस्ट कैसी है, ये सब हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो हमारा कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़ा लंबा हो सकता है। तो यदि आप डिटेल में जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करें इस बार 2026 में अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, यानी CN नंबर 09/2025 की बात करूं तो यहाँ आप देखोगे 10 नंबर पर और 13 नंबर पर असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट लोको सेड इलेक्ट्रिकल। यहाँ आप देखोगे, आप ये इलेक्ट्रिकल सेड के लिए है और ये डीजल सेड के लिए है। दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों का B1 है। तो इन दोनों में क्या क्या कार्य रहते हैं और क्या क्या हमें करना होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की स्टार्ट करूं तो सबसे पहले इसमें ओनली 10th पास चाहिए, यानी ITI इसमें अभी लागू नहीं किए हैं। ओनली आपको 10th पास होना चाहिए। एज आपकी 18 से 33 के बीच में होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट जो रेलवे करवाती है भर्ती, वो वाला एक CG ग्राउंड कंपनसेशन ग्राउंड होता है, जहां कोई कर्मचारी रेलवे में कार्यरत है और किसी कारणवश उसकी इन सर्विस डेथ हो जाती है तो उसके वाइफ या फिर उसके जो भी डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको जॉब दी जाती है। तो आज हम डायरेक्ट वाली की बात करेंगे कि डायरेक्ट वाली वैकेंसी कैसे आती है। तो डायरेक्ट RRB वैकेंसी आपकी लेके आती है, उसमें आपका एग्जाम करवाया जाता है, CBT एग्जाम। CBT एग्जाम 90 मिनट का होने वाला है। 90 मिनट में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसमें जनरल साइंस 25 नंबर का रहने वाला है, मैथमेटिक्स 25 नंबर, 30 नंबर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर का रहने वाला है। और इसमें आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। कट ऑफ की बात करूं, ये कट ऑफ आपके अलग अलग जोन और आपके कैटेगरी पर डिपेंड करती है कि आपने किस जोन और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ रहती है। कट ऑफ इस बार हाई रहने के चांसेस हैं। जब आप CBT एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो 3 गुना कैंडिडेट PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। 3 गुना कैंडिडेट मेल और फीमेल के लिए अलग अलग फिजिकल क्राइटेरिया है। जैसे मेल के लिए सबसे पहले 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कंप्लीट होगी। वहीं फीमेल के लिए 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और आपको एक ही चांस मिलेगा और वो जो वेट आपने उठाया वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। और डिस्टेंस जो 1 किलोमीटर वाली यानी 1000 मीटर की जो दौड़ होगी वो मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में और फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। जब आप PT एग्जाम क्लियर कर लेते हो, CBT एग्जाम आपका क्लियर है, तो फिर आपको बताया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने फॉर्म भरते समय डिटेल दी है वो आपके फिजिकली चेक होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहां पर आपको अपलोड भी करने होंगे आपके डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है, जैसे 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में कोई नाम में दिक्कत है, तो वो आप समय रहते ठीक करवा लीजिए। अदरवाइज आपको एफिडेविट वहां पर देना होगा। ये माइनर गलतियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई मेजर आप गलती करते हो तो आपको एग्जाम के किसी भी मतलब स्टेज पर आपको बाहर किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही आपसे 24 रुपए लेकर एक मेडिकल फीस की रिसिप्ट दी जाएगी।
जो आपको नियरेस्ट मेडिकल रेलवे हॉस्पिटल में ले जाकर देनी होगी। नेक्स्ट डे वहाँ आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में आपको B1 कैटेगरी में पास करना होगा, फिजिकली फिट इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोकोसेड के लिए। दोनों ही, जो डीजल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। डिस्टेंस विजन आपका 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, पर ग्लासेज आपका 4D से अधिक नहीं होना चाहिए। नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। इसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कलर विजन टेस्ट होगा, इसमें बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, तो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट नहीं बनी है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट नहीं है, उसके अलावा जो कैंडिडेट है जो B1 कैटेगरी को पास कर सकते हैं, वो इसको प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। तो उसके बाद आपका फाइनल होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका CBT एग्जाम के आधार पर ही होता है, यानी PT एग्जाम का कोई नंबर नहीं होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। CBT एग्जाम में जो आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो इसमें कोई आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, डायरेक्ट आपका पोस्टिंग होती है। जहां आपकी पोस्टिंग होती है वहीं आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। आपका सीनियर स्टाफ रहता है, टेक्नीशियन रहते हैं, जेई रहते हैं, SSC रहते हैं, उनके साथ काम कर आप सीख सकते हो, और उसी के आधार पर आपका बाद में प्रमोशन भी होता है। उसमें कोई ITI वगैरह की जरूरत नहीं होती। तो आप किसी भी ग्रुप डी की अदर जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो, तो मैंने अपने चैनल पर सभी जॉब प्रोफाइल अपलोड कर रखी है। तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से प्ले लिस्ट है, उस पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। अब आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है? पोस्टिंग आपकी मोस्टली बड़ी सिटी में ही होती है, एक्स या वाई सिटी में, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, 50 लाख से अधिक, वो वाई एक्स सिटी है, और 5 से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, वो वाई सिटी है। जैसे वाई सिटी में बीकानेर आ गया, जालंधर आ गया, और एक्स सिटी में जैसे दिल्ली आ गया, कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया, और जेड सिटी जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से भी नीचे है, छोटी सिटी जैसे हनुमानगढ़ हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये जेड सिटी में होती है। तो यहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है मोस्टली एक्स या वाई सिटी में। तो पोस्टिंग आपकी डीजल शेड में होगी या इलेक्ट्रिकल शेड में होगी। ये बड़े जंक्शन के आसपास रहते हैं, बड़े जंक्शन, क्योंकि वर्कशॉप एक से होता है शेड और एक होता है वर्कशॉप। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। वर्कशॉप जहाँ प्रॉपर रिपेयर होना है, यानी उसके जो गारंटी पीरियड था उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए आता है, जहाँ लंबा टाइम लगना है, यानी वहां तो वर्कशॉप में भेजा जाता है। कोई भी लोको है, लोको बोलते हैं इंजन को, जो रेलवे का इंजन है उसको लोको बोलते हैं। उसका जो कोई फॉल्ट हो जाता है और उसमें टाइम ज्यादा लगना है, तो वो जाएगा वर्कशॉप। यानी मेजर कोई फॉल्ट है, ज्यादा बड़ा फॉल्ट है, तो वो वर्कशॉप में जाएगा। और इमीडिएटली यानी तत्काल प्रभाव से जिसे ठीक किया जा सकता है, नॉर्मल क्लीनिंग, रिपेयरिंग, ग्रीसिंग वगैरह का कार्य रहता है, वो जाता है लोको शेड में। यानी लोको शेड जहां से गाड़ी बनकर चलेगी वहीं आपको लोको शेड दिखने को मिल सकता है। वहां आपकी गाड़ी चलने से पहले उसकी पूरा रिपेयर, उसका मेंटेनेंस, उसकी क्लीनिंग वगैरह देखी जाती है। तो वहां आपकी असिस्टेंट लोको शेड की पोस्टिंग होने वाली है। टाइमिंग आपकी 8 घंटे होती है। नॉर्मली आपको 3 से 4 घंटे काम होता है, ग्रुप में काम होता है, तो ये 3 से 4 घंटे से भी कम काम होता है, और ओनली डे ड्यूटी है। कभी कभी इमरजेंसी में आपको नाइट में बुलाया जा सकता है, वैसे कोई शिफ्ट वर्क इसमें नहीं होता। और वीकली आपको प्रॉपर्ली एक रेस्ट दिया जाएगा। रोटेशनल में रहता है, किसी को संडे का, किसी को ट्यूसडे, किसी को मंडे, ऐसे रोटेशनल में आपको रेस्ट मिलने वाला है। जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो जॉब प्रोफाइल दोनों की थोड़ी अलग है, बाकी सेम है, थोड़ी अलग है। इसमें क्या रहता है कि इमरजेंसी में जो सर्विसेज लोगों को हम देते हैं, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, सर्विसेज है, तो वो कार्य करना होता है हमें लोको साइड में। आगे मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा आपको समझा दूं। तो आपको कार्य क्या करना है? आपके सीनियर को असिस्ट करना है। आपके साथ टेक्नीशियन स्टाफ रहेगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, MCM और जेई सुपरवाइजर रहता है। तो वो जो भी लोको आएगा, तो यानी लोको यानी इंजन आपके पास रिपेयर होने के लिए आएगा, तो जो टेक्नीशियन स्टाफ है उसको जहां भी जरूरत पड़ती है तो आप उसके साथ रहोगे, उसको टूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाओगे, या जो इक्विपमेंट आप रिपेयर करने वाले हो उसको क्लीनिंग का कार्य करोगे। मेनली क्लीनिंग और टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराना, या स्टोर से सामान लेके आना, या जो भी ग्रीस वगैरह या ऑयल वगैरह है वो प्रोवाइड करवाना, इस तरह के कार्य रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक साइड में तो वर्कलोड थोड़ा कम रहता है। इलेक्ट्रिक, हालांकि हमारा 90% से अब इलेक्ट्रिक कार्य हो गया रेलवे में,
डीजल 10% से भी कम है। अभी हाल ही का डेटे में देखें तो 95 और 5 का रेशियो है, जो 5% ही हमारे पास डीजल लोको है, बाकी 95 हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोको है। इलेक्ट्रिकल लोको में काम कम रहता है, रिपेयरमेंट का वगैरह भी काम कम रहता है, क्योंकि डीजल लोको में तो डीजल से चलता है, तो कार्बन के कारण जो भी इंजन वगैरह कार्बन प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ आपका रिपेयरमेंट का भी कार्य ज़्यादा रहता है। ये 5% क्यों रखते हैं? ये इमरजेंसी वर्क के लिए भी रख सकते हैं, जैसे कई बार फेलियर आ गया, जो इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन नहीं दौड़ सकती, तो उस टाइम में आपका डीजल लोको सेट ही कार्य करेगा। वहाँ डीजल के द्वारा आप उसको ट्रेन को मूवमेंट करवा सकते हो। तो कार्य के हिसाब से देखूँ तो कार्य आपको इलेक्ट्रिकल शेड पे कम देखने को मिलेगा, और डीजल शेड में थोड़ा-सा गंदा कार्य भी आपको नहीं आना, हाथ पैर गंदे होने वाले हैं डीजल वाला, वहाँ धुएँ के से काला इक्विपमेंट वगैरह काले हो जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। उसका ये नहीं है कि आपको पूरे जो लोको है उसका पूरे का ही क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, या उसके पार्ट्स को रिप्लेसमेंट या रिपेयर या मेंटेनेंस करना होता है, ऐसा नहीं होता। आपको पर्टिकुलर एक सेक्शन या एक पार्ट दिया, किसी को जैसे ट्रैक्शन मोटर दे दिया, किसी को किसी अलग सेक्शन या किसी अलग पार्ट में लगा दिया, वायरिंग के में लगा दिया, किसी को अलग-अलग व्हील वाले, यानी व्हील का अलग से होता है, उसमें लगा दिया, तो अलग-अलग सेक्शन या पार्ट में आपकी पोस्टिंग होगी हर की। तो आपको स्पेशली उसी को ही मेंटेन करना है, या क्लीनिंग करना है, या उसको रिपेयर करना है, स्पेशल उसको पार्ट को ही, यानी पूरा आपको नहीं दिया जाएगा। अलग-अलग टीम बनी होती है, एक लोगों पर पूरी प्रॉपर एक टीम होती है, अलग-अलग सभी के कार्य रहते हैं। नाइट ड्यूटी कब रहती है? नाइट ड्यूटी किसी-किसी लोको शेड में कोचेज़ भी आते हैं, रिपेयर होने के लिए, तो वहाँ आपकी नाइट ड्यूटी लग सकती है कोचेज़ को रिपेयर सर्विस में। ये बहुत से कम ऐसे लोको शेड है जहाँ पर कोचेज़ भी आते हैं, बाकी लोको जहाँ आते हैं वहाँ आपका ओनली डे वर्क रहने वाला है। लेस वर्कलोड है, ओनली डे जॉब है, कोई इमरजेंसी होगी तभी आपको नाइट में बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ ग्रुप में यहाँ काम होने वाला है, हेल्पर रहेंगे, आप खुद टेक्नीशियन 3 फिर टेक्नीशियन 2 फिर जेईई, एमसीएम आपके साथ रहने वाले हैं। तो ग्रुप में काम रहेगा तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता, किसी को ट्रैक्शन मोटर, किसी को टेम्परेचर वगैरह देखना, इस तरह के अलग-अलग काम है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, और ये बाद में चेंज भी होते रहते हैं, धीरे-धीरे आप चेंज करवाना चाहो तो चेंज भी होते रहते हैं। तो यहाँ ये आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल शेड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक शेड में इलेक्ट्रिक जो हमारा लोको होता है ऐसा दिखने में होता है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल वायर है, ये जो भी आप इक्विपमेंट देख रहे हो, इनकी सर्विसेज, इनकी क्लीनिंग वगैरह का कार्य आपको करना पड़ता है। ये पूरा शेड बना हुआ है, यहाँ पर सभी लोको शेड के अंदर लोको आप खड़े हुए देख सकते हो। यहाँ डीजल शेड में डीजल वाले लोको आप देख सकते हो, इसको यहाँ पर इसके नीचे ऊपर सभी तरह से जो रिपेयर या जो सर्विसेज दी जाती है लोको शेड में, तो वहाँ आपको करनी होती है। तो ये दोनों पिक्चर आप आसानी से यहाँ देख पा रहे हो। अभी बात करते हैं कि प्रमोशन की। प्रमोशन इसमें स्लो प्रमोशन है थोड़ा, इसमें प्रमोशन एवरेज जो पोस्ट होती है उनसे थोड़ा स्लो प्रमोशन है। सबसे पहले 1800 ग्रेड पे पर भर्ती होते हो हेल्पर के रूप में, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 3, कोई एग्जाम नहीं होता है, 3 से 4 साल में पहला प्रमोशन हो जाता है 1900 ग्रेड पे पर। फिर 2400 ग्रेड पे टेक्नीशियन ग्रेड 2 पर चले जाते हो, यहाँ पे भी आपको 4 से 5 साल लग जाते हैं। फिर 6 से 7 साल बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1 2800 ग्रेड पे पर पहुंच जाते हो। यहाँ से ऊपर जाने में आपको टाइम लगेगा। एमसीएम के लिए तो कोई एग्जाम नहीं होता, जेई के लिए आपको जीडीसी या आरडीसी एग्जाम देकर आप अपने उस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। तो 4200 ग्रेड पे तक चले जाते हो। टेक्नीशियन 1 से एमसीएम बनने के लिए आपको 7 से 8 साल फिर वेट करना पड़ सकता है। सीनियरिटी बेसिस पे ये प्रमोशन होते हैं। फिर एसएससी सीनियर सेक्शन ऑफिसर 4600 ग्रेड पे होता है, उससे ऊपर भी आप जीडीसी या आरडीसी एग्जाम देकर जा सकते हो। अब बात करूँ जीडीसी एग्जाम। जीडीसी एग्जाम आप ज्वाइनिंग के बाद कभी भी, यानी आपके पास एम्प्लॉयमेंट नंबर होना चाहिए जो 10 से 12 दिनों में आ जाता है। उसके बाद आप जीडीसी एग्जाम जो आपके जोन में निकलती है उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है। जैसे कोई जेईई की वैकेंसी निकली है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट सीनियर क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यदि वैकेंसी निकलती है तो। एलडीसी के लिए कम से कम आपको पास 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। फिर आपके जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है उसके अंदर ही आप अपना एग्जाम देकर प्रमोशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि सैलरी कैसे मिलती है। इसमें आपका कोई ड्रेस नहीं रहती, तो ड्रेस अलाउंस आपको नहीं मिलता।
इसमें एक बात है कि ट्रैवलिंग अलाउंस अच्छा मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है? ये मैं आपको अभी ही बता देता हूँ कि जब आप अपने लोको साइड में जहाँ कार्य कर रहे हो उससे 8 किलोमीटर अधिक दूरी पर किसी रेलवे ड्यूटी से या कोई सामान लाने या सामान पहुँचाने या जब लोको तैयार कर देते हो तो उसका ट्रायल भी होता है। तो लोको ट्रायल पे ये नहीं कि सभी की ड्यूटी लगती है रोटेशनल में, सभी की कभी किसी की लगी, कभी किसी की लगी। लोको पायलट के साथ लोको ट्रायल पर जाते हो तो 8 किलोमीटर से अधिक जब दूरी पर जाते हो, ₹625 पर डे के हिसाब से आपको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब सैलरी क्या बनती है आज के डेट में, यानी 7th सीपीसी 7वें वेतन आयोग के आधार पर मैं बता रहा हूँ, 8वां अभी लागू होने वाला है। उसमें बात चल रही है कि 40,000 अब वो आपकी मिनिमम बेसिक होनी चाहिए, पर 7वें वेतन आयोग में 18,000 मिनिमम बेसिक है और बेसिक साल में 2 बार बढ़ती है, सॉरी 1 बार बढ़ती है। डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है। बेसिक साल में आपका एक इंक्रीमेंट होता है, 3% इंक्रीज होती है। डीए गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करती है वैसा 2%, 3%, 5% जो भी डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग बनता है। डीए 58% है फिलहाल, जो 1/7/2025 से है, तो ये है 10,440। अच्छा रे, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि जब आपको क्वार्टर अलॉट नहीं होता तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। ये सिटी पर अकॉर्डिंग होता है। जैसे एक्स सिटी मैंने आपको पहले बताया 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाली, वहाँ 30% ऑफ बेसिक। जितने भी अलाउंसेस हमें मिलने वाले हैं वो हमारी बेसिक के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जब ये 18,000 बेसिक है तो इसके ऊपर मिलेगा। ये साल में एक बार बढ़ती है 3%। वाई सिटी जहाँ पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में है वहाँ चाहे आपको 20% ऑफ बेसिक यानी ₹36 मिनिमम, और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक जहाँ मिनिमम ₹1800 मिलने वाले हैं। ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या रहता है कि आपको ड्यूटी से घर या घर से ड्यूटी जाने के लिए मिलता है। एक्स सिटी में ये 1350 और उस पर जो भी डीए चल रहा है यानी 1350 पर 58% अभी डीए चल रहा है तो ऐड कर देंगे तो ₹2133। वाई और जेड सिटी में 900 प्लस जो भी डीए है तो यानी 58% ऐड करने के बाद ₹1422। नाइट ड्यूटी अलाउंस यदि इमरजेंसी में कभी लगती है तो मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। नेशनल हॉलिडे की ड्यूटी रहती है तो नेशनल हॉलिडे अलाउंस मिलता है। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मैंने बता दिया कि या तो लोको ट्रायल पर जाता है तो उस टाइम मिल सकता है, या फिर आप किसी कार्य से जा रहे हो तो ₹625 पर डे मिलता है। ये तो हमारी ग्रोस सैलरी बनती है। इसमें एनपीएस या फिर यूपीएस 10% काटा जाएगा आपकी सैलरी से। आज की डेट में 2844 मिनिमम काटा जाता है, उसमें गवर्नमेंट भी ऐड करती है। ये किसी अदर वीडियोज में हम बात करेंगे। एक्स-सिटी में यानी एक्स-सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है तो ग्रोस सैलरी ₹35,973 लगभग ₹36,000, और नेट पे जो बैंक अकाउंट में आते हैं वो है ₹33,129 मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ। इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड नहीं है। वाई सिटी में ग्रोस सैलरी ₹33,462, नेट पे आपके बैंक अकाउंट में ₹30,618 आने वाले हैं, और जेड सिटी में नेट पे यानी ग्रोस सबसे पहले ₹31,662 और नेट पे जो बैंक अकाउंट में मिनिमम सैलरी आने वाली है वो ₹28,818 है। ये मिनिमम सैलरी मैंने आपको एक्स, वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग बता दी। और जो मैं बात कर रहा था कि आपका बेसिक हर साल 3% इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले जैसे 18,000 होगा, फिर अगले साल 18,500, फिर 19,100, फिर 19,700, 20,300, फिर प्रमोशन हो जाता है तो लेवल 2 में के अकॉर्डिंग यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह 3% हर साल आपका 1 जनवरी या 1 जुलाई जब भी आपका 6 महीने का पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका लगता है। तो अब बात करते हैं कि लीव और ट्रांसफर कैसे रूल है इसमें। तो लीव की बात करूं तो लीव आपको पर साल पर ईयर यानी 30 एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे, इसे अदर डिपार्टमेंट में ईएलबी बोलते हैं, ये मिलने वाले हैं। 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 कर 2 बार क्रेडिट होती है। अवेल कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे ऐड होती रहती है, और मैक्सिमम 300 ऐड कर सकते हो, और ये रिटायरमेंट पर आपको 300 ईएल यानी एलएपी के पैसे मिल जाएंगे। लीव ऑन एवरेज पे ये आपको मेडिकल लीव के नाम से मिलती है, और ये 20 पर ईयर यानी ये भी 2 बार आपको 10-10 कर मिलती है, और ये भी आगे ऐड होती रहती है। इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही इसके पैसे मिलते हैं। यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इसमें ये लीव काम आ जाती है। कैजुअल लीव में क्या होता है कि आपकी जब आपको लोको सेड में पोस्टिंग है तो आपको 8 मिलती है, यदि किसी की ओपन लाइन में पोस्टिंग होती है तो वहाँ 10 मिलती है, तो आपको 8 सीएल मिलने वाली है। नेशनल हॉलिडे आपको मिलने वाले हैं, कहीं-कहीं आपको 15 भी देखने को मिलेंगे, कहीं 17 भी देखने को मिलेंगे, 16 भी होते हैं।
तो ये आपकी कहाँ पोस्टिंग होती है, कौन से स्टेट में है, कौन से डिवीजन में है, उसके लोकल फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी 1-2 छुट्टी ऊपर नीचे हो सकती है। 15, 16, 17 इतनी आपको नेशनल हॉलिडे मिलने वाले हैं। ट्रांसफर की बात करूं तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पे तो हो सकता है, पर बहुत कम चांस है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आपका पोस्टिंग प्लेस या ट्रांसफर करे। ऑन रिक्वेस्ट आप लगा सकते हो, अपने डिवीजन के अंदर कभी भी लगा सकते हो। आपको डिवीजन से बाहर जाना है, अब जोन से दूर जाना है, तो कम से कम 5 साल की आपके पास सर्विस होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या होता है, 2 कर्मचारी आपस में अपना स्थान चेंज करते हैं, तो ये विद इन 2 मंथ में आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है, दोनों तरफ से यदि एग्री हो तो। स्पाउस ग्राउंड में क्या रहता है, कोई भी एम्प्लॉय के हस्बैंड या वाइफ किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी पीएसयू कंपनी में कार्यरत है, तो उसके आधार पर भी ट्रांसफर हो सकता है। अब बात करते हैं क्या-क्या फैसिलिटीज मिलती है। रेलवे कर्मचारी को सबसे पहले रेलवे क्वार्टर मिलेगा, वो टाइप 1 का मिलेगा, ग्रुप डी के स्टाफ को यानी 1800 ग्रेड पे वाले को टाइप 1 का रेलवे क्वार्टर अच्छा खासा मिलता है। रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा रहेगी, जहाँ डिपेंडेंट जितनी भी उसके फैमिली मेंबर हैं, उनको रेलवे में फ्री इलाज दिया जाएगा, और रेलवे के जितने भी इम्पल्ड हॉस्पिटल है उनमें भी वो अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। रेलवे ग्राउंड की सुविधा रहती है, जहाँ आपका रेलवे क्वार्टर होता है उसके नियरेस्ट रेलवे ग्राउंड होता है, वहाँ आप सुबह शाम जा सकते हो, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, रनिंग वगैरह कर सकते हो। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ये मिलता है आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलता है ये, और एलकेजी से लेकर 12th तक पर बच्चे पर आपको 33,750 रुपए मिलने वाला है। प्रिविलेज पास, रेलवे में फ्री पास मिलता है फ्री यात्रा करने के लिए, थर्ड एसी का 5 साल तक आपको 1 सेट मिलने वाला है, 5 साल के बाद आपको 3 सेट मिलने वाला है। एक सेट में 2 पास रहते हैं, एक सेट में 2 पास, अप डाउन उसे कैसे भी यूज कर सकते हो, अप डाउन डाउन कैसे भी यूज करो। इसी तरह पीटीओ प्रीवियस, यह भी एक पास की सुविधा है, इसमें आपका 1/3 किराया लगता है। किसी नॉर्मल यात्री का 300 रुपए में टिकट होता है, तो पीटीओ के थ्रू जब आप करोगे तो आपका 1/3 यानी 100 रुपये किराया लगेगा। यह भी स्लीपर क्लास के 4 सेट मिलते हैं आपको पर ईयर, और पूरी सर्विस के दौरान भी आपको 4 सेट ही पर ईयर मिलने वाले हैं। तो एक सेट में 2 पास रहते हैं, यानी टोटल आपको 8 पास मिलने वाले हैं। तो स्कूल और कॉलेज पास भी आपको बच्चों को मिलेगा, यदि आपके बच्चे आपके हेडक्वार्टर से कहीं दूर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो स्कूल कॉलेज पासेस भी मिलते हैं। दिवाली बोनस, ये आपने न्यूज़ पेपर में या हेडलाइन में या मोबाइल पे देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों या रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी बोनस पर दी गई दिवाली पर। वो 78 दिन की सैलरी नहीं होती, वो एक फिक्स अमाउंट होती है। 17,951 रुपए आपको दिवाली के से पहले दशहरे के आसपास मिल जाते हैं, यही 78 दिन की सैलरी हमारी बोनस रहती है। फैसिलिटीज हमने यहाँ जान ली, अब मेरिट और डीमेरिट यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है, डीजल वाले में थोड़ा डीजल वाला कार्य रहता है, तो दोनों में आपको थोड़ा सा डेंजरस का कार्य करना पड़ सकता है। प्रमोशन एवरेज रहता है, इसमें थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, तो आपके कपड़े गंदे हो सकते हैं। तो इस तरह ये इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बात करूँ तो इसमें ग्रुप में काम होता है, तो लेस वर्क होता है। घर के पास यदि बिग जंक्शन है तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फर्दर स्टडी के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। ओनली डे जॉब है, टीम में वर्क होता है, तो इजीली लीव मिल जाती है। और फीमेल के लिए बात करूं तो यदि घर के पास यदि पोस्टिंग मिलती है तो अच्छी बात है, ये पोस्ट अच्छी है। आप बीच में इसको 4-5 नंबर पर पोस्ट प्रेफरेंस में रख सकते हो, और इसको डे ड्यूटी रहने वाली है। एवरेज यहाँ पर आपको प्रमोशन देखने को मिलता है, तो आप 3-4 नंबर पर इसको प्रेफरेंस रख सकते हो। बाकी आप किसी भी जॉब प्रोफाइल की डिटेल में इसी तरह जानना चाहते हो तो मेरे ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सभी वीडियो अपलोड कर रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो कि इस पोस्ट में क्या क्या कार्य होते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, कौन क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, तो ये सारा डिटेल में आप जान सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।